आज हम लोग जानेंगे ना कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं और आरबीसी का पालना किसे कहते हैं। ऐसे अगर इसको हम लोग देखते हैं तो एकदम नॉर्मली जान लेंगे कि आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं और आरबीसी का पालना बोन मैरो को कहते हैं। नॉर्मल हो गया। लेकिन क्यों कहते हैं? जब तुमने ठान ही लिया है बर्बाद होने को, तो हम होते कौन है तुम्हें सुधारने वाले। हम लोग आते हैं तो हम लोग बोन मैरो में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बोन मैरो में चल रहे हैं। बोन मैरो को हम एक झोपड़ी का शेप दे दिए हैं, एक घर का शेप दे दिए हैं। इस बोन मैरो जो होता है अक्सर हड्डी में पाया जाता है, ये पता है सबको। तो बोन मैरो जो है इसमें स्टेम सेल्स है। बोन मैरो में क्या है? स्टेम सेल्स है। बोन मैरो में कुछ सेल है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स कहेंगे या स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स उस सेल को कहते हैं ना जिसमें कभी भी डिवीजन करने की क्षमता खत्म ना हो। स्टेम सेल्स उस सेल्स को हम लोग कहते हैं जिसमें कभी भी विभाजन करने की क्षमता खत्म ना हो, अपने आप को बांटने की क्षमता खत्म ना हो। तो इसी गुण के कारण इसको हम लोग प्लूरिपोटेंट भी कहते हैं। प्लूरिपोटेंट क्यों कहते हैं? प्लूरिपोटेंट हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा इकलौता सेल है जिसमें कभी भी डिवीजन करने की क्षमता समाप्त नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह मसल सेल्स बना लेता है, न्यूरॉन सेल्स का भी निर्माण कर लेता है, लिवर सेल्स का भी निर्माण कर लेता है, माने जरूरत पड़ने पर यह उसका भी निर्माण कर लेता है। अब देखो ये स्टेम सेल्स है, तो स्टेम सेल्स में सबसे पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है। स्टेम सेल्स में सबसे पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है। इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। तो जब स्टेम सेल्स में माइटोसिस होगा तो ये दो सेल में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दो सेल बन जाएगा। स्टेम सेल्स में जब माइटोसिस होगा तो दो सेल में बटेगा, क्योंकि माइटोसिस में दो जीव का निर्माण होता है या माइटोसिस में दो भाग का निर्माण होता है। इतना ध्यान रखना। तो इसमें एक और बात समझ लो कि जब इसमें माइटोसिस होगा ना तो इस सेल को हम लोग इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। जो नया सेल बनता है उसको हम लोग इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो सेल है ये पुनः अपना स्टेम सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। बात को समझने वाला है, ध्यान से सुनना सब। स्टेम सेल्स है, इसमें माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस होने के बाद से इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, या कभी कभी का हमेशा ऐसा होते रहता है कि स्टेम सेल्स पुनः स्टेम सेल्स का निर्माण कर लेता है। स्टेम सेल्स पुनः स्टेम सेल्स का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। अगर स्टेम सेल्स का निर्माण नहीं करता तो केवल इरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण होता तो स्टेम सेल्स खत्म नहीं हो जाता। इसलिए स्टेम सेल्स पुनः स्टेम सेल्स का भी निर्माण कर लेता है। इन्हीं सब क्वालिटीज के चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये इरिथ्रोब्लास्ट हो गया। इरिथ्रोब्लास्ट जब हुआ तो फिर इसमें माइटोसिस हुआ, तो फिर माइटोसिस हुआ तो एक और सेल बना। तो एक और सेल जो बना, एक और सेल बनने के बाद से किडनी से हमारा एक एंजाइम आया जिसका नाम था हमारा इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम था? इरिथ्रोपोएटिन। किडनी से एक केमिकल आया, एक हार्मोन आया, एक रसायन आया जिसका नाम रहा किसका? इरिथ्रोपोएटिन नाम रहा। फिर हमारे पाचन तंत्र से विटामिन B9 और विटामिन B12 आए। पाचन तंत्र से क्या आया? विटामिन B9 और विटामिन B12 आया। तो ये जो आरबीसी था ये पूरी तरह से क्या हुआ? मैच्योर हो गया। ये आरबीसी जो था पूरी तरह से मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद इसकी पहचान क्या है? ये बीच में न्यूक्लियस है। तो जब मैच्योर हो जाएगा तो इसमें बीच में न्यूक्लियस नहीं रहता है। जब बीच में न्यूक्लियस गायब हो गया इसका मतलब कि आरबीसी मैच्योर हो गया। अभी तक हम लोग देखे क्या है कि हमारा ये बोन मैरो है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स में माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस के बाद से इरिथ्रोब्लास्ट बना है, इरिथ्रोब्लास्ट में किडनी से इरिथ्रोपोएटिन आया है और हमारे पाचन तंत्र से विटामिन B9 और विटामिन B12 आया है, जिसकी वजह से इरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो गया है। और मैच्योर होने के बाद उसके बीच का जो न्यूक्लियस था वो गायब हो गया है। उसी को हम लोग मैच्योर आरबीसी का नाम दे दिए हैं। यहाँ तक ठीक ठाक रहा। ये विटामिन B9 और विटामिन B12 जो है, विटामिन B9 और विटामिन B12 ये हमारे पाचन तंत्र से B9 और विटामिन B12 आया है। अगर ये पाचन तंत्र से नहीं आता तो क्या होता? तो पाचन तंत्र से जब ये नहीं आता तो हमारा जो इरिथ्रोब्लास्ट होता मैच्योर नहीं होता। जब मैच्योर नहीं होता तो फिर हमारा आरबीसी का निर्माण नहीं होता। तो जब आरबीसी का निर्माण नहीं होता तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती। अब ब्लड की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ब्लड की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया जो है विटामिन B9 है और विटामिन B12 है।
तो विटामिन B9 से मिगाइलोब्लास्ट एनीमिया होता है और विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है। यहाँ तक हमारा आरबीसी मैच्योर हो गया। यहाँ तक आरबीसी क्या हो गया? मैच्योर हो गया। अब मैच्योर होने के बाद से ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है इसमें आएगा, इसमें आ गया, इसमें आ गया ब्लड हमारा, आरबीसी इसमें आ गया। अब आरबीसी इसमें आने के बाद ये पूरे शरीर में घूम रहा है। अब घूमेगा तो घूमते घूमते ये कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में चला जाता है। घूमते घूमते कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में चला जाता है। और स्प्लीन का जो रास्ता होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत पतला पतला होता है, एक दूसरे से सटा सटा होता है, जिसमें माने कहो कि जादुई रास्ता, ऐसे लगता है कि जादुई रास्ता है ये, है ना, जिसमें चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब कभी भी हमारा आरबीसी खूबे खुश हो के बाप रे अब इतना घूम लेनी, अब चलो एहू में घूम लिया जाता नहीं है ना, तो जैसे ही स्प्लीन में जाता है, जैसे ही क्या जाता है? स्प्लीन में जाता है। तो स्प्लीन में जब जाएगा ना, तो स्प्लीन में जाएगा तो इसका पातर रास्ता है, तो पातर रास्ता है तो कभी हेंगा सट के जाएगा, कभी हेने हट के जाएगा, माने क्यों मनिया अपना इधर उधर करते हुए जाएगा, बचते बचाते जाएगा। क्यों बचते बचाते जाएगा? क्योंकि इसके चारों बगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गया तो ये पूरा फट जाएगा। तो किसी तरह बचाते बचाते जाता है, लेकिन अंत तक ये क्या हो जाता है? फट जाता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो 120 दिन के पहले इसमें क्या हो जाता है? हमारा स्प्लीन मर जाता है, और मर जाता है तो फिर इधर से बन रहा है, फिर लगातार ऐसे प्रोसेस होते रहता है। तो आरबीसी जाकर स्प्लीन में मरता है इसलिए क्योंकि उसका रास्ता काफी पतला पतला होता है, और बार बार आने जाने से आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह बिल्कुल फट जाता है, जिसको जैसे उसका वहां पे देहांत हो जाता है। इसलिए हम लोग आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन को। और आरबीसी का पालना हम लोग बोन मैरो को कहते हैं। आरबीसी का पालना किसको कहते हैं? बोन मैरो को। अब जो है यहाँ से स्प्लीन से जो ब्लड होगा वो लीवर में जाएगा। स्प्लीन से ब्लड कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। अब इस लीवर में जब हमारा ब्लड जाएगा, तो उस ब्लड में जब यह जो ब्लड जो है लीवर में चला जाएगा, तो जितने मरे हुए सेल थे उसको क्या करेगा? उसमें एक सेल रहता है, इसमें एक सेल रहता है इसमें एक सेल रहता है जिसका नाम होता है कुफर सेल। ये कुफर सेल क्या करता है? जो मरे हुए आरबीसी आते हैं उसको वह खा जाता है। मरे हुए आरबीसी को कौन खा जाता है? कुफर सेल खा जाता है। अब ध्यान से देखो, एक बात यहाँ पे बता रहे हैं तुमको कि हमारा जो आरबीसी था वह हीमोग्लोबिन के चलते रेड था। तो जब आरबीसी देहांत करेगा या डेथ करेगा स्प्लीन में, तो उसमें तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा, हीमोग्लोबिन भी बटेगा। तो हीमोग्लोबिन जब बटेगा तो उसका क्या होता है ये समझते हैं। तो जैसे ही इसमें हीमोग्लोबिन टूटा है, तो टूटने के बाद से वही ये ब्लड जो है लीवर में गया है, तो उसके साथ हीम भी गया है और उसके साथ ग्लोबिन भी गया है। उसके साथ कौन कौन गया है? हीम भी गया है और ग्लोबिन भी गया है। ध्यान से देखना सब। तो जब इसके साथ हीम इसमें आ गया है, इसके साथ स्प्लीन के ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे हीम आ गया है, तो हीम जो है आयरन का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट है, और हेमाटाइट का ही एक शॉर्ट फॉर्म है हीम। तो हीम माने होता है आयरन। तो हमारा इसमें ये कहाँ चला गया? हमारा आयरन किस में आ गया? लीवर में आ गया। आयरन लीवर में आ गया ना। अब उसके बाद से जब हमारा ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो है दो भागों में बढ़ जाता है। जब कभी भी हमारे स्प्लीन में आरबीसी का देहांत होता है, आरबीसी मर जाता है, तो मरने के बाद से आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन टूटता है, तो टूटने के बाद से दो भागों में बढ़ता है। हम लोग पहले की वीडियो में जान गए हैं कि हीम और ग्लोबिन के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण हुआ है। हीम जो है आयरन का शॉर्ट फॉर्म है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन का शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम लोग देखते हैं आयरन जो है इस स्प्लीन से हीम जो है लीवर में चला गया है। अब जो है हमारा ग्लोबिन जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीबॉर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीबॉर्डिन ये दोनों जो होते हैं बाइल पिगमेंट होते हैं। ये दोनों जो होते हैं कौन पिगमेंट होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं। बिलीरुबिन जो होता है येलो कलर का होता है। बिलीरुबिन कैसे होता है? येलो कलर का होता है। और बिलीबॉर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का होता है। बिलीबॉर्डिन जो होता है क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। अब ये दोनों जब इसके साथ लीवर में आएंगे तो बाइल का निर्माण होगा, और जब बाइल का निर्माण होगा तो बिलीबॉर्डिन क्या करेगा? उसको हरा रंग दे देगा, और बिलीरुबिन क्या करेगा? उसको येलो रंग दे देगा, और हीम क्या करेगा? उसको क्षारीयता दे देगा। इस प्रकार हमारा जो बाइल बना था, जो हमारा पीत बना था, वो हरा रंग का हो गया, पीला रंग का हो गया और क्षारीय हो गया। हमारा बाइल जो होता है हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। वह कैसे होता है?
तो हीम के चलते होता है, और बिलिरुबिन और बिलीबॉर्डिन के चलते हमारे शरीर में प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 250 mg बाइल का निर्माण होता है। हमारे शरीर में 250 mg बाइल का निर्माण होता है। अब देखो, ये बिलिरुबिन येलो है और बिलीबॉर्डिन क्या है, ग्रीन है। तो कभी कभी अनियमितता आ जाता है, कभी कभी कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके वजह से बिलिरुबिन जो है त्वचा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है। त्वचा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जमा होने लगता है। तो जब त्वचा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरा पीला पीला दिखने लगता है, जिसको हम लोग पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जब कभी भी हमारे शरीर में बिलिरुबिन में अनियमितता आ जाती है, माने उसमें कभी ज्यादा कभी कम भी इसका मात्रा होने लगता है, तो वह क्या करता है, हमारे शरीर में त्वचा में जमा होने लगता है और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरा पीला दिखने लगता है। उस परिस्थिति को हम लोग पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ये स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होगा तो दो को भाग में बनेगा, जिसको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। किडनी से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आएगा, और पाचन तंत्र से विटामिन B9 और विटामिन B12 आएगा। विटामिन B9 से मेगाइलोब्लास्ट एनीमिया होता है, और विटामिन B12 से पर्निशियस एनीमिया होता है। फिर हमारा जब ये आरबीसी मैच्योर हो जाएगा, उसमें क्या न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, और जब गायब हो जाएगा तो फिर वो हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड वेसल्स में पूरा घूमेगा, तब हमारे स्प्लीन में जाएगा। स्प्लीन का रास्ता बहुत टूटल फूटल है, पातर पातर है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का यहीं पे देहांत हो जाएगा। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। जब यहाँ से मरे हुए सेल आरबीसी वाला जाते हैं लीवर में, तो उसको क्या करता है, कुफर सेल खा जाता है। फिर इसमें का जो हीम होता है लीवर में जाता है, फिर वही ग्लोबिन जो टूटता है दो भागों में, बिलिरुबिन और बिलीबॉर्डिन, ये दोनों जाते हैं तो बाइल का निर्माण करते हैं। बिलिरुबिन उसको पीला कलर दे देता है, और बिलीबॉर्डिन उसको हरा कलर दे देता है, और हीम उसको क्षारीयता दे देता है। जब कभी भी हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा में अनियमितता आ जाती है, तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर के त्वचा में जमा होने लगता है और म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसके चलते हमारा शरीर पीला दिखने लगता है। इस परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। बात समझ में आई? खत्म हो गया कहानी।